गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस की, सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन की ये आपकी पहली क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास है ये। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग बात करेंगे कि सामाजिक अध्ययन आपके सेमेस्टर फर्स्ट में कितने मार्क्स का आता है। सेमेस्टर फर्स्ट में सामाजिक अध्ययन के पेपर में आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, आपको कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट का जैसा कि नाम है वैसा ही इसकी अवधारणा, वैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है। सामाजिक अध्ययन यानी कि सोसाइटी के बारे में आप जो भी रीड करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, उसी को हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं। ठीक है। अब सामाजिक अध्ययन में जो बेसिकली कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, जिसमें कि आप पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, संविधान भी बोलते हैं इसको, संविधान आपका इसमें चैप्टर होता है। इसके अलावा सोशल साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं इतिहास। इतिहास यानी कि हिस्ट्री आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है सोशल साइंस का। इसके अलावा इसमें भूगोल होता है, भूगोल। और इसी के साथ साथ सोशल साइंस में आपको देखने के लिए मिलता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। अर्थशास्त्र भी सोशल साइंस का एक चैप्टर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सोशल साइंस की, तो आपके पहले सेमेस्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट या चैप्टर या फिर सेक्शन जो भी आप बोलिए, वो है आपका इतिहास, हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपका भूगोल होगा, इसमें इकोनॉमी होगा, और एक दो चैप्टर आपका रूरल डेवलपमेंट वगैरह इसमें संविधान में भी होगा, पॉलिटी में होगा। ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट या 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें भी इतिहास आपका पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले ही सेमेस्टर में आपको जो है प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इतिहास में केवल वैदिक काल तक है फर्स्ट सेमेस्टर में। ऐसे भूगोल में आपको थोड़ा सा चैप्टर मिलेगा और ऐसे ही आपको इकोनॉमी में मिलेगा। चलिए, तो इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लें और इसमें देख लें कि आपका कितने मार्क्स का पेपर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देखिए हम लोग जो है लगातार कॉलेज में देखते हैं बच्चों को, जब बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट को यही पता नहीं होता हमारे पेपर कितने होंगे। मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं और ट्रेन में कोई मिल गया, कहाँ जा रहे हैं, बोले पेपर देने हैं। तो किस चीज़ का पेपर है बताएंगे आप, डीएलएड का। बोले कितने पेपर होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं होगा पेपर कितने होंगे और वो डीएलएड कर रहे हैं। और अगर कोई पूछ ले कि इस पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे तो 50% स्टूडेंट होंगे जिनको यही पता नहीं होता है कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो आप बताइए इनका क्या फ्यूचर होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस सब्जेक्ट में जान लेना है कि इसमें कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे 40। आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये 40 क्वेश्चन जो टोटल आपके मार्क्स होंगे 50 होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और इसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होगा। 50 में से अगर आप 25 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप फेल हो चुके हैं। ठीक है। आप याद रखिएगा, ये हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है जहां आपको 33 मार्क्स पे पास कर दिया जाता था। आपने देखा होगा हाई स्कूल में 100 में से अगर 33 आ जाए तो क्या हो जाता है, आप पास हो जाते हैं। लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं है। डीएलएड में आपको 100 में से 50 यानी कि 50 में से आपको 25 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। तो पासिंग मार्क्स कितना है, 25 है। टोटल मार्क्स आपका 50 है। टोटल क्वेश्चन आपके 40 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 आपको ऑप्शन दिए होते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बताइए हड़प्पा कालीन किस स्थल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। कहा गया कि हड़प्पा कालीन किस स्थान से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर सुरकोटड़ा से। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, आपको वही आंसर में लिख देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि पृथ्वी पर कौन सी रेखा को समय निर्धारण रेखा माना जाता है। ऐसी कौन सी लाइन है जहाँ से हम समय का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन में दे दिया जाए आपको ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा,
भूमध्य रेखा या फिर आपके सामने विषुवत रेखा ऑप्शन आ गया। 4 ऑप्शन आ गए। तो इन 4 में से जो भी आपका सही है, अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन ग्रीनविच रेखा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही होता है और आपको वही ऑप्शन आंसर में लिख देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से 15 नंबर सबसे सटीक, सबसे आसान नंबर इसी के होते हैं, इसमें कोई नंबर आपका कटता नहीं है। दूसरा होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जो आपके जिनका आंसर 1 2 3 लाइन में देना है। जैसा क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर एक ही लाइन में हो जाएगा तो आप 1 लाइन में दे दीजिए, वरना 2 3 लाइन तक आप लिख सकते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, टोटल 15 नंबर आपके होते हैं। जैसे मान लीजिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का एक आध एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि बताइए भारत में हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आप लिख देंगे भारत में हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, बस आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। या फिर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के कितने स्तर होते हैं, तो आपका आंसर होगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत। बस आपका आंसर हो गया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या होती है 10, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 20 नंबर आपके यहाँ पे मिलेंगे। इनका आंसर आपको 5-7 लाइन में दे देना होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता बताइए, या फिर पूछ लिया गया महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालिए। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में आप बता देंगे, इनका जन्म कब हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इनका नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 5-7 लाइन में लिखे जाएंगे। इनमें 2 नंबर आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा, टोटल 20 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, और 10 क्वेश्चन शॉर्ट, टोटल मिला के कितना नंबर हो गया, 50 नंबर हो गया। आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया होगा उम्मीद है पेपर का। तो यहाँ पे चलते हैं हम इसके सिलेबस पर। आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है आप याद रखिएगा। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल 8 पेपर होंगे, 8 में से 3 पेपर आपके ऐसे होंगे जो कि 50-50 नंबर के होंगे। 2 आपके सीडीपी के पेपर होंगे, सीडीपी यहाँ पर, ये दोनों सीडीपी के पेपर आपके 50-50 नंबर के होंगे। और एक आपका ये सोशल साइंस का जो आप अभी देख रहे हैं, सोशल साइंस का एसएसटी का पेपर होगा जो आपका 50 नंबर का होगा। तो आप सीडीपी और सोशल साइंस को स्पेशल फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका एक पेपर सही हुआ तो आपको बाकी 2 पेपर के बराबर यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैथ और साइंस दोनों मिला के 50 का है, लेकिन एसएसटी अकेले ही 50 नंबर का है। इसी तरह से सीडीपी अकेले ही 50 नंबर का है। तो आप एसएसटी को भली बात ही जानते भी हैं, आसान भी होता है, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको 50 में से आराम से 40-45 नंबर मिल जाए। चलिए तो विषय सूची देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर जो है एसएसटी का वो है इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियाँ, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। हम अगर बात करें इतिहास के स्रोतों की, तो पहले तो इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास जो शब्द है वो बना है इति प्लस हास से। इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब होता है हुआ है, तो ऐसा अवश्य हुआ है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के स्रोत क्या हैं, तो अगर इतिहास के स्रोतों की बात की जाए तो प्राचीन काल में जब इंसान इस ज़मीन धरती पर आया होगा तो उसको ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान नहीं था। वो अपना खाना जो है, जैसे आजकल जानवर करते हैं, आप देखते हैं कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो, तो क्या करते हैं ये लोग, अपना दिन भर टहलते हैं, इधर उधर घूमते हैं और घूम घूम के अपना खाना खाते हैं और कहीं भी अपना बैठ जाते हैं शाम को आराम से, और सुबह फिर निकल जाते हैं उसी काम पर। तो ऐसे जैसे आज का जानवर है उसी प्रकार से पहले इंसान रहा होगा कि उसके पास न तो कोई घर था, न कोई उसके पास ज़मीन थी जिस पर वो स्थायी रूप से निवास करता, इस प्रकार से नहीं था। तो शुरुआत में इंसान क्या था, वो आखेट करता होगा, शिकार करता होगा। तो शिकार के लिए कुछ न कुछ हथियार का यूज करेगा, जानवर को मारने के लिए कोई पत्थर का यूज करेगा, कोई लकड़ी का यूज करेगा, कुछ लोहे का यूज करेगा। तो इतिहास के स्रोत में क्या है कि इंसान ने शुरुआत से जो कुछ यूज किया होगा उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि इंसान ने शुरुआती तौर पर किन चीज़ों को यूज किया है, उसको हम मान लेते हैं स्रोत में। या फिर जो हमारी धार्मिक किताबें हैं बहुत सारी, जैसे हिंदू धर्म की बात की जाए तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है वेद मिल जाएंगे, उपनिषद मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे, तो ये आपके ऐतिहासिक स्रोत में आ जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए अन्य स्रोतों की, तो भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री यात्रा पर आते थे शुरुआत से। आपने देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय में
विदेशी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। उस समय चीन से यात्री आए, उस समय जो है अरब देशों से यात्री आए, यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आते थे वो। तो ऐसे व्यक्ति जो विदेशों से यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए या फिर घूमने फिरने आए, उन्होंने अपनी किताबों में कुछ लिखा, उन्होंने कुछ वर्णन किया विदेशी यात्रियों का, जिसे विवरण बोला जाता है, जिसमें इब्न बतूता है, हुएन सांग है, इस तरह के कई यात्री यहाँ पर आएंगे और वो लिख करके जाएंगे। ठीक है, तो इतिहास के स्रोत में एक तो जो है पुरातत्वकालीन इतिहास के स्रोत हैं, जिसमें आपको पत्थर के औजार देखने के लिए मिल जाएंगे। या फिर हड़प्पाकालीन सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा किस प्रकार से नगर बसाए गए, तो वहाँ की ईंटें, वहाँ से मिले कुछ साक्ष्य, जैसे कि चूड़ियों के साक्ष्य मिले हड़प्पा से, या फिर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले, नौका यानी नाव के साक्ष्य मिले। तो अनुमान लगा लेते हैं कि नाव यहाँ पर अगर मिली है तो यहाँ का इंसान कहीं ना कहीं नाव से परिचित होगा, या फिर यहाँ का इंसान कहीं ना कहीं श्रृंगार करता होगा, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, वहाँ से बिल्ली के पैरों के साक्ष्य मिले। बाद की अगर बात की जाए तो बाद में जब इतिहास लेखन शुरू हो गया अशोक के समय से, तो शिलालेख मिले हमको, नहीं मंदिर के साक्ष्य मिले। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें बाद में लिखित इतिहास के साक्ष्य मिले हैं, जब इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें हम इतिहास के स्रोत देख लेंगे, चाहे वो धार्मिक स्रोत हों, चाहे वो विदेशी यात्रियों के स्रोत हों, चाहे वो पुरातत्वकालीन स्रोत हों। ये पहला चैप्टर थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तिथि निर्धारण पद्धतियाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें हड्डी मिली है ये 5000 साल पुरानी है। कहीं से मान लीजिए कोई साक्ष्य मिलता है और हमने कहा कि हमें मिला है भाई हड़प्पाकालीन है, तो हम कैसे मानेंगे? तो वहाँ पर क्या होता है कि हम कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम तिथि डेट का निर्धारण कर लेते हैं कि ये कितना पुराना है। पहला चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। दूसरा, मानव की उत्पत्ति, किस तरीके से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो मानव की उत्पत्ति के वैज्ञानिक आधार जो है उनको भी हम पढ़ेंगे, और जो हमारे धार्मिक आधार हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। खासकर वैज्ञानिक आधार को हम लोग क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे कि मानव की उत्पत्ति जब हुई तो शुरुआत में कहीं ना कहीं पानी में मानव का जीवन उत्पन्न हुआ, उसके बाद इस प्रकार का जीव बना जो पानी में भी और स्थल में भी रहता था, बाद में ये स्थल पे आ गया। और शुरुआत में मानव जो है अपने 4 पैर पे चलता था, बाद में वो 2 पैर पे चलने लगा और 2 पैर को उसने हाथ की तरह यूज करना शुरू कर दिया। मानव की उत्पत्ति किस एरिया में हुई, क्या भारत में मानव की उत्पत्ति हुई, अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में नदी घाटी सभ्यताएँ, नदी घाटी सभ्यताओं में जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है आप जानते हैं। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख नदी है, जैसे गंगा नदी है। अगर बात की जाए भारत पाकिस्तान के बंटवारे की, तो बंटवारे से पहले सिंधु नदी भारत की प्रमुख नदी हुआ करती थी। बंटवारे के बाद एक समझौता हुआ, सिंधु नदी समझौता, जिसके तहत सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान को मिलने लगा। तो इसी कारण सिंधु की जो महत्ता है उसको हम लोग उतना नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो मेसोपोटामिया की सभ्यता उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस प्रकार से जो सभ्यताएं जो नदी घाटी के आसपास में विकसित हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आपका होगा वैदिक एवं उपनिषद काल, वैदिक काल, इसमें वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं हमारे धर्म में 4 वेदों की बात की गई है, जिसमें आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा वेद सबसे पुराना है, या फिर ऋग्वेद में कितने मंत्रों के बारे में बात की गई, उसमें कितने मंडल हैं, जाति प्रथा के बारे में कौन से मंडल में बात की गई है, कौन सा ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, कौन सा ऐसा वेद है जहाँ से हमें जड़ी बूटियों दवाइयों के बारे में पता चलता है, कितने उपनिषद हैं, ठीक है, कितने यहाँ पर पुराण हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा वैदिक में। वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्यों का आक्रमण वैदिक काल की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो वैदिक काल हम पढ़ेंगे। फिर हम महाजनपद काल। वैदिक काल के बाद जब इंसान थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो महाजनपदों का उदय हुआ, और संपूर्ण भारत ये 16 महाजनपदों में उस समय बटा हुआ था। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपका मगध महाजनपद, तो आपसे पूछ लिया जाएगा मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, अंग महाजनपद का क्या एरिया था, अंग महाजनपद का शासक कौन था जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपको जो 16 महाजनपद हैं, इसमें कौशल है, श्रावस्ती है, तो इन सब महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगला उपनिषद काल और जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म से आप परिचित हैं। जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, महावीर के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। कितने तीर्थंकर हुए जैन में, जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं आज के समय में।
बौद्ध धर्म के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महात्मा बुद्ध को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को कब संकलित किया गया। तो ये जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। ये देखिए यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म तक आपका इतिहास पहले सेमेस्टर में इतना ही है। आपको शुरुआत से पढ़ना है, इतिहास की शुरुआत जब से हुई, जब से मनुष्य की शुरुआत हुई तब से लेकर बौद्ध धर्म तक, बस इतना ही आपका सिलेबस पहले सेमेस्टर में इतिहास में। बहुत ही आसान है, इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि केवल आपके डीएलएड में काम नहीं आने वाले हैं। ये टॉपिक आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, सारे टॉपिक आएंगे। चाहे आप बिहार दरोगा का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप बिहार सिपाही का पेपर देने जा रहे हो, और चाहे आप बीपीएससी का पेपर दें, कुछ भी दीजिए आप, कंपटीशन में अगर आपको जाना है तो आपको ये तीनों चैप्टर इतिहास के पढ़ने ही पड़ेंगे। कोई भी कंपटीशन का ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये तीनों चैप्टर ना आए। तो इसको हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे भी कि आपका डीएलएड में भी मैक्सिमम मार्क्स मिले और कंपटीशन में भी कहीं भी आपको ये चैप्टर दोबारा ना पढ़ने पड़े। ठीक है, अगला आपका चौथा चैप्टर है सौरमंडल का परिचय, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया, भूगोल, ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, सौरमंडल। तो सौरमंडल की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के आसपास का जो भी सिस्टम है उसी को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, किस प्रकार से ये सोलर सिस्टम जो है हमें एनर्जी मिलती है, इसमें पृथ्वी पर कितने % जल है, क्या है, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे सोलर सिस्टम में, पृथ्वी के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर होगा ज्योग्राफी में मानचित्रण, यानी कि आपका मैपिंग। मैप आपको देखना अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि भारत से अमेरिका किस दिशा में है, चीन किस दिशा में है, या फिर किसी भी देश की बाउंड्री क्या है, ये आपका यहाँ पर मैप होता है। फिर अक्षांश देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, इनका क्या महत्व है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि जिस समय अगर बात की जाए अभी की, तो अभी भारत में 8:16 हो रहे हैं, 8:17 होने वाले हैं। तो अभी भारत में जब 8:17 हो रहे हैं, क्या इस समय अमेरिका में क्या समय होगा, तो लोग कहेंगे कि अभी भारत में शाम है, 8:15 बजे हैं, तो अमेरिका में सुबह होगी। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि भारत में जब शाम को 8:17 हो रहे हैं तो अमेरिका में कितना समय हो रहा होगा, ये हम देशांतर के माध्यम से पता करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अक्षांश क्या है, तो लोकेशन किसी भी जगह की, जैसे आप गूगल में डाल देते हैं ना, आपने डाला कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, गूगल से पूछ लेते हैं आप नियर बाई रेस्टोरेंट, तो गूगल पे क्या होता है, जब आप नियर बाई रेस्टोरेंट डालते हैं तो जो भी रेस्टोरेंट आपके आसपास होते हैं उनकी लोकेशन डिटेक्ट करके वो आपको बता देता है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो ये अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आप लोकेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं, और देशांतर रेखाओं के माध्यम से आप टाइम को समझ पाते हैं कि किसी भी देश का क्या समय है, भारत के समय से कितना पीछे अमेरिका का या फिर ब्रिटेन का या जापान का क्या समय होगा। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, आपको पता है ना, सूर्य का चक्कर लगाती है, और अपनी धुरी पे, अपने एक्सिस पे भी घूमती है। पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पे ना घूमे तो क्या होगा बताइए, पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर दे तो दिन रात ही नहीं होगा, हम लोग शाम को सोएंगे, सुबह भी शाम ही रहेगी, सुबह जगेंगे सूरज नहीं निकला होगा। अगर अपने अक्ष पे ना घूमे तो सुबह शाम होना बंद हो जाएगी, और अगर ये सूर्य के चारों तरफ ना घूमे तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। गर्मी का मौसम है तो हमेशा गर्मी बनी रहेगी। ठीक है, तो पृथ्वी कौन कौन सी गतियाँ करती है यहाँ पर, कैसे कैसे ये रोटेशन करती है, कैसे कैसे यहाँ पर घूमती है। पृथ्वी पर ताप कटबंध, यानी पृथ्वी पर कहाँ गर्मी है, जैसे कि भूमध्य रेखा की अगर बात की जाए तो भूमध्य रेखा के आसपास गर्म होता है, क्यों गर्म होता है इसको हम समझेंगे। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन, ठीक है, ऋतु परिवर्तन, सीजन क्यों चेंज हो जाता है, जैसे कहा जाता है ना, 1 बरस के मौसम 4, पतझड़, सावन, बसंत, बहार। तो पतझड़ के बाद सावन आता है, फिर बसंत आता है, नहीं तो यहाँ पर गर्मी, ठंडी, बरसात, ये कैसे आते हैं, ये आपके पृथ्वी के घूमने के कारण आते हैं, जो गतियाँ उसके कारण आते हैं, तो उसको हम समझेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है महाद्वीप और महासागर। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, कुल कितने महासागर हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप की क्या विशेषता है, बड़ी बड़ी नदियाँ, महासागर कितने हैं, उन महासागर में सबसे बड़ा कौन सा है, उनमें कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं। इस प्रकार से आपको महाद्वीप और महासागर के चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, तो ये पढ़ेंगे हम। अगला चैप्टर उसी का है, एशिया महाद्वीप में भारत। भारत एशिया महाद्वीप में है ना, तो इसकी क्या लोकेशन है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में है, कहाँ पर है ये एशिया महाद्वीप में। भारत का इंट्रोडक्शन, परिचय का मतलब क्या होता है कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक
भारत फैला हुआ है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर भारत का कितना एरिया है, भारत की कितनी पॉपुलेशन है, भारत में कितने स्टेट हैं, ये सब भारत के परिचय में आ जाएंगे। भारत की भू आकृतिक, भू आकृतिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन कौन से जो है वो आकृतियाँ हैं, जैसे कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण की अगर बात की जाए तो वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो वहाँ पे दक्कन का पठार है, अगर बात की जाए बिहार की तो वहाँ पर गंगा नदी का मैदान है। बिहार, उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार जो है, उत्तर प्रदेश और बिहार गंगा नदी के मैदान में बसे हुए राज्य हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो ज़मीन है वो भारत की सर्वोत्तम उपजाऊ ज़मीन है, और सर्वोत्तम उपजाऊ ज़मीन होने के पीछे का रीज़न क्या है, गंगा नदी के द्वारा लाई गई जो बाढ़ है, उसकी सहायक नदियों में जो बाढ़ आती है। जैसे कि अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं बताइए। एक तो आपकी गंगा नदी, गंगा नदी के अलावा अगर आप बात करेंगे तो घाघरा नदी, गंडक नदी, सबसे प्रमुख नदी कोसी नदी है, आप जानते हैं कोसी नदी को, सोन नदी है आपकी। तो ये सब नदियाँ, पुनपुन नदी, ये सब नदियाँ क्या है, बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। लेकिन ये सारी की सारी गंगा की सहायक हैं, आप याद रखिएगा, बिहार में जितनी भी नदियाँ बहती हैं सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा की सहायक नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है बाढ़ के दौरान, उससे एक उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत कितने भौगोलिक भाग में बटा हुआ है, इसको हम समझेंगे। भारत में खनिज, मिनरल्स, जैसे अगर बात की जाए झारखंड की तो झारखंड में कोयला पाया जाता है, झारखंड में लोहा भी पाया जाता है, उड़ीसा में लोहा पाया जाता है, कर्नाटक में लोहा पाया जाता है। तो भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदी घाटी में क्या खनिज है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, तो आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, बिहार में है। तो यहाँ पर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यूपी में उससे थोड़ा कम है, फिर आप दूसरे राज्यों में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है यहाँ पर, फिर आप जाएंगे जो आपके अंडमान निकोबार वगैरह है वहाँ भी बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। यानी कि जनसंख्या का कैसे वितरण है। अब आप इस बात को सोचिए कभी कि यूपी और बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है ये नदियाँ, जो गंगा नदी, इसका जो उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर लोगों को क्या खाना तो कम से कम आराम से मिल ही जाता है, क्योंकि गंगा नदी का उपजाऊ मैदान है, कहीं से भी आपको सब्जी उगाने के लिए मिल जाएगा, कहीं से अनाज उगाने के लिए मिल जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान जैसे राज्यों में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन नहीं है, ठीक है। भारत की जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है। जलवायु का मतलब जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसको हम समझेंगे। भारत में मौसम कितने होते हैं, ऋतुएं कितनी होती हैं, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ का सेंस है, यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख पड़ोसी देश, हमारे प्रमुख पड़ोसी देशों में जैसे बात की जाए तो चीन है हमारा पड़ोसी देश, इसके अलावा बांग्लादेश पड़ोसी देश है, म्यांमार पड़ोसी देश है, और इधर आपका पाकिस्तान पड़ोसी देश है, ऊपर अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, श्रीलंका है। तो यहाँ पे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी बाउंड्री क्या है, ये सब समझेंगे हम। खगोलीय संगठन नासा और इसरो, ठीक है, नासा और इसरो के बारे में भी पढ़ना होगा भाई, इसका प्रश्न बहुत आता है नासा और इसरो का, ये आपका हो गया। अगला चैप्टर आपका ग्रामीण एवं नगरीय निकायों का गठन, ग्रामीण और नगरीय निकाय, यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बारे में बात कर रहा है कि ग्राम पंचायत नगर पंचायत कैसे बनती है, उनका शासन कैसे चलाया जाता है, ये सब इसमें है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, गांव और नगर में कैसे लोग रहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको समझना है। चलिए आप लोग जो है बैठे बैठे बस वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, इस तरह का सजेशन कौन सी कमेटी ने दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, इसका सजेशन कौन सी कमेटी ने दिया था, जरा कमेंट करके बताइएगा। नगरीय प्रशासन, जनपद, जिला स्तरीय प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो लोकल बॉडी गवर्नेंस है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। अगला है सड़क, रेल यातायात एवं सुरक्षा। सड़क यातायात, भारत में कितने नेशनल हाईवे हैं और भारत में कितनी लोकल सड़कें हैं, कौन से राज्य में ज़्यादा सड़कें हैं, कौन से राज्य में कम सड़कें हैं, और रेल यातायात किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, दुनिया भर में हम रेल यातायात में कौन से नंबर पे हैं। सड़क सुरक्षा, आपको सिंबल्स वगैरह सड़क पे चलते समय याद रखने पड़ते हैं, आपको हेलमेट लगाना पड़ता है, सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास। इकोनॉमी में क्या क्या है, नेशनल इनकम क्या होती है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, ये तो इसको आप समझेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपको नेशनल इनकम समझना है और आर्थिक विकास आपको समझना है, बस
छोटा सा यहाँ पर टॉपिक अर्थशास्त्र का आपका दिया गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं समझना है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने खासकर बात कर ली यहाँ पर कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। टोटल ओवरव्यू 50 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको 25 नंबर लाने होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे 15 नंबर के, 15 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट होंगे 15 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के होंगे जो कि आपके 20 नंबर के होंगे। टोटल 50 नंबर हो जाएगा। 10 चैप्टर बड़ी आसानी से इनको पढ़ेंगे। आज आपने इसको समझ लिया, इसके सिलेबस को। कल आपकी 8 बजे CDP की क्लास होगी। आपको बताया गया है यहाँ पर कि आपकी अल्टरनेट क्लास चलने वाली है। एक दिन आपकी 7 बजे तो आपकी डेली क्लास चल रही है मैथ की, वो वैसे ही चलेगी, ठीक है। जब तक कि मैथ समाप्त नहीं हो जाता 7 बजे आपकी मैथ की क्लास चलती रहेगी। जब मैथ समाप्त हो जाएगा तो मैथ की जगह साइंस शुरू हो जाएगा, साइंस समाप्त हो जाएगा तो साइंस की जगह हिंदी शुरू हो जाएगा। तो 7 बजे तो आपकी मैथ की क्लास रेगुलर चल रही है। 8 बजे जो आपकी क्लास है, 8 बजे वाली क्लास में 3 दिन आपकी सोशल साइंस की क्लास होगी और 3 दिन CDP की होगी। तो आज 8 बजे आपकी सोशल साइंस की क्लास हुई है, तो कल आपकी 8 बजे CDP की क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।